आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ज्वालामुखी क्या होता है। क्या मैग्मा होता है, इसका जो लावा होता है उसमें क्या होता है। तो ज्वालामुखी के संदर्भ में कहा गया कि वह छिद्र या जरा दरार जिससे लावा निकलता है, बड़ी मात्रा में जिससे लावा निकलता है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ये लावा आई मीन्स मैग्मा, ये धरातल के अगर भीतर ठंडा हो जाता है, यानी क्रस्ट की ऊपरी परत को अगर यह नहीं तोड़ पाता है, तो ऐसी अवस्था में इस लावा के ठंडे होने पर कई स्वरूप हमें दिखाई देते हैं, जो हमें ग्रेनाइट रॉक्स के रूप में प्राप्त होते हैं। और इसे बैथोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, शिल्क या डाइक के रूप में देखा जाता है, जो पिछले लेक्चर में मैं इनके चित्र सहित आपको बता चुका था। ये आकृतियां और इनका भूमि के अंदर यानी क्रस्ट के नीचे इनका लावे का ठंडा होना। देखो, जब लावा या मैग्मा भूमि के नीचे ठंडा होता है तो धीरे धीरे ठंडा होता है, और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इसके रवा जो है यानी कण बड़े बड़े होते हैं, बड़े रवा का होता है। और इस प्रकार के कण जब पूरी तरह से ठंडे हो जाता है या लावा ठंडा हो जाता है, तो फिर ग्रेनाइट रॉक्स का निर्माण होता है। जब कोई लावा निकलता है, तो लावा जब निकलता है तो उसका मुंह होता है, आई मीन्स उसका एक आकृति होती है, मुंह होता है, जहां से वो लावा निकलता हो। इस प्रकार से लावा निकल के फैलता चला जाता है। देखो, अपन इस बात को जानते हैं, अगर लावा पतला होगा तो ऐसा हल्का सा कर्व लेगा और ऐसे ज्यादा दूरी तक फैल जाएगा। और अगर लावा गाढ़ा होगा तो क्या होगा, वो ऐसे ऐसे ऊंचाई अधिक लेता है। जब लावा गाढ़ा होता है, ऊंचाई अधिक लेता है, तो इस प्रकार से अगर कई ज्वालामुखी का एक सीरीज में अगर उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण कर देता है। जो ये लावा ऐसे निकल के अगर उसका आकार छोटा है, यानी उसका आकार 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का है, आकार अगर छोटा है उसका, तो उसे हम जो है ना क्रेटर कहते हैं। और अगर वही बड़ा आकार ले लेता उसका मुंह, जो कीप नुमा संरचना होती है, जब लावा ठंडा हो जाता है तो वो कीप नुमा संरचना बन जाती है, मतलब इस प्रकार से संरचना बन जाती है। और जब बड़ा होता है तो उसे हम कॉल्डेरा कहते हैं। ये कॉल्डेरा जो है, जब क्रेटर और कॉल्डेरा में जब ठंडा हो जाता है, इसके बाद क्रेटर और कॉल्डेरा में पानी भर जाता है, तो उसे कॉल्डेरा झील या क्रेटर झील के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे इंडोनेशिया का टोबा जो झील है, मतलब यहाँ से 2 क्वेश्चन परमिट होते हैं। देखो, क्वेश्चनों पे आप ध्यान देते जाओ। क्वेश्चनों पे ऐसे आपको ध्यान देना है कि एक तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा जो है ना ज्वालामुखी झील कहाँ पर है और किस प्रकृति की है, मतलब लावा से बनी है या वायु से बनी है, कैसे निर्मित हुई। तो ये आज मैं जो बताऊंगा आपको, तो ये स्वाभाविक है, ज्वालामुखी बता रहा हूँ, तो इन सब झीलों का रिश्ता जो है ना ज्वालामुखी से रहा होगा। तो इंडोनेशिया का टोबा झील, यूएसए का जो ऑरेगन झील, राजस्थान का पुष्कर झील और महाराष्ट्र का लोनार झील जो है ना, और जापान इसी के उदाहरण हैं। जबकि जापान में एरा कॉल्डेरा, यूएसए में वैलेस कॉल्डेरा, और विश्व का सबसे बड़ा जो है कॉल्डेरा वो आशोर कॉल्डेरा जापान में है, जिसकी परिधि जो है ना लगभग 112 किलोमीटर की है। तो ये काफ़ी बड़ा कॉल्डेरा है। जब इन कॉल्डेराओं में जल भर जाता है तो ये कॉल्डेरा झील बन जाता है। बाकी तो ये आकृतियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी आकृतियाँ हो सकती है, आप समझ सकते हैं। जिसकी परिधि 112 किलोमीटर की हो तो कितना बड़ा दायरा लिए होगी। यहाँ पर हम और देखते हैं कि आखिरकार क्या कारण होते हैं ज्वालामुखी के उद्गार के। तो देखो, ज्वालामुखी के उद्गार के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो जो चट्टानों का पिघलना, मतलब जैसे चट्टानें जब आपस में टकराती हैं, यानी प्लेट जब आपस में टकराती है, तो जो भारी प्लेट होती है वो उसके नीचे दफन होने लगती है। भारी प्लेट जब नीचे दफन होने लगती है तो वो मल्ट हो जाती है। जब भारी प्लेट मल्ट हो जाती है तो ऐसी अवस्था में जो है गलन होने लगता है। फिर इसके बाद जो है ना भ्रंशन होता है प्लेटों के टकराने से, और फिर वहाँ पे दरारें पड़ती हैं, उन दरारों से लावा निकलने लगता है। और इसी प्रकार से जो है ना ज्वालामुखी का उद्गार माना जाता है। दूसरा एक अन्य जो प्रोसेस होता है इसके लिए, कि जो गैसों का बाष्पीकरण होता है, गैसें जो होती हैं, गैसों का जब बाष्पीकरण होता है, जब तो गैसों का बाष्पीकरण में क्या होता है, अंदर ही अंदर गैस के गुब्बार बनते चले जाते हैं, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है।
हाई प्रेशर के कारण जो है ना इन चट्टानों में भ्रंशन पड़ जाता है, और जब इन भ्रंशन पड़ जाता है तो यहाँ से गैस और फिर लावा निकलने लगता है। और अन्य तरीका होता है, देखो पृथ्वी के अंदर जो है ना वो 5000 डिग्री सेल्सियस है तापमान है, बहुत गर्म है पृथ्वी, तो ऊपर मतलब पृथ्वी ठंडी होती चली जा रही है, तो ऊष्मा का संचरण हो रहा है। ठंडी जो चीज़ है यानी ठंडी ऊष्मा जो नीचे जा रही है, गर्म ऊष्मा बाहर निकल रही है। जब ऊष्मा का संचरण लगातार हो रहा है यानी मूवमेंट बाहर की ओर धीरे धीरे लगातार हो रहा है, लगातार पृथ्वी ठंडी होती चली जा रही है, तो उसका आयतन भी सिकुड़ेगा। जब आयतन सिकुड़ेगा तो प्लेटों पर भी प्रभाव पड़ेगा, और प्लेट जो है ना मूवमेंट करेंगी। जैसे ही प्लेट मूवमेंट करती है तो ऐसी अवस्था में जो है ना जो प्लेटों में भ्रंशन आ जाता है, टकराट हो जाती है, भ्रंशन आ जाता है, तो इस प्रकार से भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ज्वालामुखी के उद्गार के और भी कई कारण होते हैं। भूकंपीय घटना घटती है, कोई ऐसी भूकंपीय घटना घटे जिससे एक बड़ा दरार आ जाए, तो बड़ा दरार आ जाए, या अंदर कोई ऐसी घटना घटती है जो दरार को एक अंदर के अंदर जब दरार को जल देती, वहाँ से गैसें या लावा निकलने लगता है, वो धीरे धीरे गलन करता हुआ चला जाता है, और इसके बाद जो है ना वो बाहर तक आने की संभावना उसकी बनी रहती है। इस प्रकार से जो है ना आपके ज्वालामुखी का उद्गार होता है, यानी ज्वालामुखी के उद्गार के जो कारण होते हैं या उत्पत्ति के जो कारण होते हैं वो ये कारण होते हैं। अब बात आती है कि ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है, तो ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी से मतलब होता है जो ज्वालामुखी सो रही है, और ये सोने वाली ज्वालामुखी कभी भी जाग सकती है। इसका मतलब होता है ये प्लिनी प्रकार की ज्वालामुखी भी कहते हैं इसे, क्योंकि सबसे पहले इसके संदर्भ में जो वक्तव्य आया था वो प्लिनी ने दिया था, तो प्लिनी प्रकार की ज्वालामुखी इसका नाम रख दिया गया है। इस ज्वालामुखी का उद्गार जो है ना बहुत लंबे समय तक नहीं हुआ है, लेकिन फिर कभी भी ज्वालामुखी का उद्गार हो सकता है। जैसे इटली की विसुवियस जो है ना ज्वालामुखी, वो प्रसिद्ध ज्वालामुखी की श्रेणी में रखती हैं, और भी कई ज्वालामुखी है प्रसुप्त। तो ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो आपको टेक्स्ट बुक से ही लेना पड़ेगा, या हमारे जो हमारा PDF फाइल है, हमारे PDF फाइल से जो है ना ये सभी प्रकार की जो कौन सी ज्वालामुखी कहाँ पर है ये लिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरा होता है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी का मतलब होता है कि इस ज्वालामुखी शांत है, इसमें आगे भी लंबे अरसे तक कहीं कोई संभावना नहीं है उसके उद्गार की, यानी एक्टिव होने की कोई संभावना नहीं है, तो वो शांत ज्वालामुखी होता है। जैसे आपका ईरान का जो है ना पोपा ज्वालामुखी है, तो और तीसरा जो होता है आपका एक्टिव वॉल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी जो है ना लगभग 500 इस दुनिया में है, पृथ्वी पर 500 के आसपास सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है वर्तमान में जिस ज्वालामुखी में लावा या मैग्मा का उद्गार हो रहा है, तो ऐसी ज्वालामुखी को हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो स्टाम्बोली आपने देखा होगा जो भूमध्य सागर के अंदर है, जिसे मतलब एक तरह से प्रकाश स्तंभ कहते हैं जहाज़ों के लिए, पानी के जहाज़ों के लिए, जो रात में दूर से दिखाई देती है, यानी चमकती हुई प्रकाश दिखाई देता है। और तमाम प्रकार की जो ज्वालामुखी हैं, यहाँ पे हमारा बैरन द्वीप पे भी ज्वालामुखी है, नारकोंडम द्वीप पे हमारी प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। तो इस प्रकार की ज्वालामुखियों के, एक्टिव ज्वालामुखियों के बहुत सारे जो है ना उदाहरण मिल जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज्वालामुखी के उद्गार से ना क्या निकलता है। देखो ज्वालामुखी के उद्गार से लावा निकलता है, ज्वालामुखी के उद्गार से भाप निकलती है, ज्वालामुखी के उद्गार से कई गैसें निकलती हैं। इनमें जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और भाप ये महत्वपूर्ण है। तो भाप की इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है, यानी 60 से 90% लगभग जो है ना इस उद्गार में जो ज्वालामुखी से जो पदार्थ निकलते हैं उनमें 60 से 90% जो है ना वो भाप निकलती है। एक्चुअली होता क्या है कि जो पानी ग्राउंड वाटर होता है और पृथ्वी के अंदर जो ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर के नीचे जब लावा आता है तो लावा हीट देता है। जब हीट देता है तो पानी क्या होता है, वाटर वेपर होने लगता है, और जब वाटर वेपर होने लगता है तो भाप के रूप में जो है ना वो ऊपर की क्रस्ट को फाड़ के और वो बाहर निकलने लगता है, क्योंकि नीचे से दाब बहुत ज़्यादा पड़ता है, हाई टेम्प हो जाता है वो। जैसे ही हाई टेम्प हो जाता है तो जिन सोर्सेज से जो ग्राउंड वाटर बनाता है वो उन्हीं सोर्सेज से बाहर जो है ना भाप के रूप में निकलने लगता है। वहाँ पे बहुत सारी मतलब गर्म क्षेत्र हो जाता है और भाप निकलने लगती है। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे विखंडित पदार्थ निकलते हैं। उनमें विखंडित पदार्थों में जो रॉक्स होती है, जो वो चट्टानें ब्लास्ट हो जाती हैं और उनसे जो है ना बहुत सारे कंकड़ पत्थर वगैरह और राख आख ये सब जो चीज़ें मतलब लावा मैग्मा में जो चीज़ें जलती चली जाती हैं वो चीज़ें जो है ना बाहर निकलती जाती हैं। और मैग्मा के साथ जब बाहर निकलती हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बर्न हो जाती हैं और जो भाप के साथ बाहर निकल जाती है, ब्लास्टिंग के समय बाहर निकल जाती हैं।
तो इस टाइप की जो है ना चीज़ें हमें देखती हैं। इनको हम विभिन्न भागों में बांट के देखते हैं। पहले हम देखते हैं बम्ब क्या होता है। बम्बू तो देखो, क्रैटर मैंने आपको बता दिया, कोल्डेर मैंने आपको बता दिया है, मैग्मा आपको बता दिया है। अब बम्ब, लैपली, स्कोरिया और टफ के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, बम्ब जो होता है, बम्ब मतलब वो टुकड़े होते हैं पृथ्वी के या भूखंड के, वो टुकड़े होते हैं जो टुकड़े ज्वालामुखी के उद्गार के कारण टूट गए और एकदम ब्लास्ट होके बाहर की तरफ छितर जाते हैं, मतलब बिखर जाते हैं। तो उन टुकड़ों को जो है ना बम्ब बम्ब कहते हैं। ये बम्ब जो है ना 2-4 इंच से लेकर और कई फुट तक होते हैं, 2-4 फीट तक भी होते हैं। बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बहुत ऊंचाई तक जब इसकी ब्लास्टिंग होती है तो बहुत ऊंचाई तक जाते हैं ये टुकड़े, और बहुत ऊंचाई तक जाके जो है ना बिखर जाते हैं। जिस क्षेत्र में ज्वालामुखी का उद्गार हो, सो कल्पना करो 2000 डिग्री सेल्सियस जिसका तापमान है, अगर वहां पे ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है तो वहां पे क्या परिस्थितियां बनेंगी, वहाँ के जीव जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वहाँ की वनस्पति जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वहाँ की भौगोलिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी जहाँ जहाँ लावा जाएगा सब कुछ जो है ना सेकंडों में जलता चला जाएगा, सब कुछ खत्म होता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक आपदा आती है उस क्षेत्र के लिए, प्राकृतिक संरचना के लिए या प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं उनके लिए किस प्रकार से एक आपदा आती है कि सेकंडों में सब कुछ नष्ट करती हुई चली जाती है। और लावा जैसे जैसे बहता जिन क्षेत्रों में चला जाता है उन क्षेत्रों को जो है ना वो धराशायी या नष्ट करता चला जाता है। तो टफ जो होता है, टफ यानी कुछ इंच से लेकर कुछ फुट तक के जो टुकड़े होते हैं उन्हें हमने टफ नाम दिया है, टफ कहा जाता है। लैपली जो होता है, लैपली वो मटर के दाने से लेके अखरोट के दाने तक, मतलब इतना बड़ा बड़ा जो है ना वो जो कण होते हैं उन्हें लैपली नाम दिया गया है। तो वो लैपली कहलाता है। स्कोरिया जो होता है वो मटर के दाने से छोटा यानी चने के दाने के बराबर और छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उन्हें स्कोरिया कहा जाता है। और इसके बाद जो है ना टफ जो होता है वो धूल कण होते हैं। धूल कण जो है यानी राख के कण, धूल कण, ये सब जो होते हैं वो टफ होता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो धूल कण होते हैं ये पूरे ब्रह्मांड में, मतलब एक आसमान में ये फैल जाते हैं। जब ये आसमान में फैल जाते हैं तो धुंध सी छा जाती है और यहाँ से जो है ना हवाई जहाजों का निकलना या इस प्रकार के जो वायु जो परिवहन तंत्र है, वायु परिवहन तंत्र को वहाँ रोक दिया जाता है और वायु परिवहन तंत्र को वहाँ से दूसरे रास्ते से निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी धुंध छा जाती है और इसी धुंध से उन्हें निकलना पड़ता है तो क्रैश होने की संभावना जो है ना बढ़ जाती है। इसलिए जो है ना एकदम धुआंरा हो जाता है, धुंध छा जाता है। तो ये जो टफ होता है, ये टफ वही राख के कण, धूल कण होते हैं जो बिखर जाते हैं पूरे आसमान में, यानी उस क्षेत्र के आसमान में बिखर जाते हैं ये। लेकिन ये बहुत फर्टिलाइज होते हैं। देखो, ज्वालामुखी के उद्गार से बहुत बड़ी नुकसान होता है उस क्षेत्र के लिए, पेड़ पौधे जंतु वनस्पति सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इनकी जो राख होती है बहुत फर्टिलाइज होती है। जब ये राख जो है ना नीचे लेवल में बैठ जाती है तो एग्रीकल्चर के लिए ये जो है ना काफ़ी उत्पादन के रूप में जो है ना काफ़ी फर्टिलाइज होती है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए सपोर्ट करती है इस प्रकार की राख को। तो ये एक सकारात्मक बिंदु के रूप में देखा जाता है इसकी राख को या धूल कणों को, क्योंकि ये फर्टिलाइज होते हैं। अब बात आती है कि जैसे लावा, जो तरल मैग्मा होता है लावा, ये बहता हुआ लावा बहता है। जब लावा बहता चला जाता है, जब ये लावा हल्के पीले रंग का होता है तो हाई टेम्प होता है, मतलब बहुत अधिक गर्म होता है। हल्के पीले रंग का होता है तो बहुत अधिक गर्म होता है। और इस प्रकार का जो लावा है, ये लावा जो है ना गाढ़ा होता है और ये एसिटिक अम्ल होता है इसमें, यानी अम्लीय माध्यम माना जाता है। ये अम्लीय रूप होता है और अम्लीय रूप की एसिटिक की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें प्रधानता होती है, अम्लीय रूप होता है इसका। जब ये धीरे धीरे ठंडा होता है तो फिर ये इग्नियस रॉक्स का निर्माण करता है। जो इसका दूसरे प्रकार का जो लावा होता है वो गहरे काले रंग का होता है, और जब गहरे काले रंग का लावा होता है वो अधिक भारी होता है, और भारी होने के कारण वो जो है ना गाढ़ा होता है, लेकिन इसका माध्यम जो है ना वो क्षारीय रहता है और शीघ्र ही ठंडा हो जाता है। जबकि हल्के पीले रंग का लावा जो है ना देर से ठंडा होता है, और ये गाढ़े रंग का जो गहरे काले रंग का जो लावा होता है ये जल्दी ठंडा हो जाता है। ये भी इग्नियस रॉक्स का निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा जो बेल्ट है, आई मीन से जो हमारा बेल्ट है वो बेल्ट किस प्रकार का है। तो पहला है हमारा बंटवारा बेल्ट, मतलब किस प्रकार से बंटवारा किया गया है। इस बंटवारे में हम देखते हैं
कि बंटवारे के संदर्भ में तो पहले हम देखते हैं रिंग ऑफ फायर को, प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट को देखते हैं। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट में हम देखते हैं कि जो एक पूरी रिंग बनी हुई है, जो पूरी बेल्ट बनी है प्रशांत महासागर में, तो ज्वालामुखी के उद्गार के कारण जो है ना ऊपर पानी होता है, उसी उद्गार के कारण जब पानी में ये ज्वालामुखी का लावा आता है, मैग्मा आता है, तो वो तेजी से ठंडा होता है। जो तेजी से ठंडा होता है तो बहुत सारे टापुओं का उसने निर्माण कर दिया है। इन जितने टापुओं का ये निर्माण करता है, तो वहाँ पे जो है ना फिलीपींस के आपने देखेंगे, जापान और कोरिया वाले जो फिलीपींस के जो बहुत सारे टापू हैं, उन टापुओं को हम देखते हैं कि वो टापू जो है ना उभर के कुछ शाम ऊपर आ जाते हैं, और उन पे जो है ना जैसे फिलीपींस में कई हजार टापू हैं, और कुछ टापू जो है ना जो समुद्र यानी जो वाटर लेवल होता है, वाटर लेवल के नीचे रहते हैं, वे समुद्र की तलहटी पे बहुत सारे उच्चावच पैदा कर देते हैं। कई उच्चावच पैदा करने के कारण यहाँ पे छिछला सागर सा हो जाता है। लेकिन इस समुद्र के अंदर जो ज्वालामुखी ठंडा होता है वो इग्नियस रॉक्स के रूप में होता है और आग्नेय चट्टान होती है। दूसरे प्रकार का जो हमारा बेल्ट है, यानी पहला हमारा बेल्ट हुआ है जो प्रशांत महासागरीय पेटी है, जिसे हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा मध्य महाद्वीपीय पेटी। देखो प्रशांत महासागरीय पेटी में जो है समुद्र के अंदर है पूरा का पूरा, यानी समुद्री रॉक जो बेल्ट है, यानी एक प्रकार से यहाँ पे टकराहट किसकी हुई है, यहाँ पे जो प्लेट टेक्टोनिक हुआ है, सागरीय प्लेट का सागरीय प्लेट से टकराहट हुई है। जो दूसरी प्लेट हमारे पास है मध्य महाद्वीपीय प्लेट, तो मध्य महाद्वीपीय प्लेट उससे नाम से ही हमें पता लगता है कि महाद्वीपीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराई है। और जब महाद्वीपीय प्लेट महाद्वीप से प्लेट ये टकराएगी तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक प्रकार का जो है ना भ्रंशन होगा। जब भ्रंशन होगा यहाँ पे लावा निकलेगा, तो ये भूखंड के बीच में होगा, यानी भूखंड के अंदर होगा, ये सागर पे नहीं होगा। देखो हम पूरे उस सिस्टम को तीन भागों में बांटते हैं। एक तो हमें सागरीय प्लेट को सागरीय प्लेट से टकराना है, तो सागर के अंदर ये घटना घटेगी। दूसरा हमें जो है ना जो महाद्वीप की प्लेट है यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराना है, तो ये भूखंड के बीच में ये आकृतियों का निर्माण करेगी और उच्चावच का निर्माण करेगी। तीसरा हमें भूखंडीय प्लेट को सागरीय प्लेट से टकराना है, तो ये जो महाद्वीप के किनारों पे ये संरचना खड़ी करेगी। तो मध्य महाद्वीपीय जो प्लेट है, जैसे हिमालय है, एशिया में बहुत सारे जो है ना जो पर्वतों का निर्माण हुआ है, जो ज्वालामुखी पर्वत हैं, और अफ्रीका महाद्वीप में भी देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में भी ज्वालामुखी पर्वत जो ईस्टर्न पार्ट में हैं, वो ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार के जो ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण हुआ है, ये महाद्वीपीय मध्य पेटी से निर्माण हुआ है। सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे ज्यादा सक्रिय, सबसे ज्यादा जो जहाँ पे बहुत सारे भूकंप आते हैं, बहुत सारे ज्वालामुखी का उद्गार होता है, वो प्रशांत पेटी है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मध्य महाद्वीपीय पेटी, और हिमालय की संरचना अभी उसी संरचना से हो रही है, उसी क्रिया के रूप से हो रही है। हिमालय की संरचना वर्तमान में भी अभी जो चल रही है, और प्रतिवर्ष जो है ना हिमालय लगभग 1 से 1.5 इंच ऊंचा उठता चला जाता है। और इसलिए जो है ना हिमालय की बेल्ट में जो है ना बहुत सारे भूकंप आते हैं। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी लगातार भूकंप आते रहते हैं। उसका मूल कारण चीन और इसके आसपास के जो देश हैं उनमें भी भूटान है, नेपाल है, और पाकिस्तान का जो आपका दक्षिण पूर्वी इलाका है, यहाँ पर भी भूकंप आते रहते हैं। इनके भूकंपों का मूल कारण यही है, इंडियन प्लेट जो है ना यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, और ये जो है ना उभरता चला आ रहा है। तीसरा जो उसका प्रकार होता है वो मध्य अटलांटिक पेटी होता है। मध्य अटलांटिक पेटी का मतलब होता है कि यहाँ पे मध्य अटलांटिक कटक और जो आपके एंडीज और रॉकी पर्वतमालाओं जैसा जो नए फोल्ड पर्वतमाला जन्म लिए हैं, या वो उनका निर्माण हुआ है, ये मध्य अटलांटिक पेटी से के कारण हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना घटनाएं बहुत ज़्यादा घटती हैं बहुत कम घटनाएं घटती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ एक महाद्वीपीय पेटी जो है ना, महाद्वीपीय पेटी किससे टकरा रही है? महाद्वीपीय पेटी जो है ना ये टकरा रही है आपकी महासागरीय पेटी से। जब महाद्वीपीय पेटी महासागरीय पेटी से, यानी महाद्वीपीय जो आपकी जो प्लेट है वो महासागरीय प्लेट से टकरा रही है। इसी टकराहट के कारण जो तटों के यानी महाद्वीप के जो तटों के किनारे हैं, यानी बेल्ट है जो उसका तट का कोस्टल बेल्ट है, वहाँ पे जो है ना पर्वतों का नवीन फोल्ड पर्वतों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से हम जो है इनको 3 प्रकार में बांट के देखते हैं। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है ना इक्वेडोर यानी कोटोपैक्सी है, और वो ज्वालामुखी पर्वत सबसे ऊंचा है कहने का मतलब। और अफ्रीका का जो एक्टिव वॉल्केनोज है वो एकमात्र जो है ना कैमरून पर्वत के रूप में जो है वहाँ पे एक एक्टिव वॉल्केनोज है। और ईरान का जो है ना कोई सुल्तान और
धुआरा जो है वो इसी प्रक्रिया से बना हुआ है। और न्यूजीलैंड का जो है ना व्हाइट टापू धुआरा, ये धुआरे के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पे जो है ना ज्वालामुखी का उद्गार होने वाला है। इसी प्रकार से जो है ना हम इनको समझते हैं। अगर इसके आगे हमको और जानकारी चाहिए तो अगर आपको वैसे सब मतलब एक तरह से टेक्स्ट बुक की तरह अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारी पीडीएफ फाइल पे आपको जो है ना लॉगिन कीजिए, तो पीडीएफ फाइल पे हमारी जो है ना इस प्रकार की पूरी संपूर्ण जानकारी आपको मिल सकती है। ये तो आपको केवल एक ओवरऑल व्यूज जो है ना उसको समझाना है। तो अगले वीडियो में हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे।